अब हम बैंकिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इन्फ्लेशन पढ़ लिया है, साथ ही मौद्रिक नीति पढ़ लिया है। अब हम तीसरा अध्याय के रूप में पढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम, कि बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, बैंक में सबसे महत्वपूर्ण बैंक कौन से हैं, बैंक कैसे तय करता है कि किस बैंक को किस स्तर पर काम करना चाहिए, सर्वोच्च बैंक कौन है। और मैं कह रहा था बार बार आरबीआई, केंद्रीय बैंक, उन चीज़ों के बारे में यहाँ आपको जानकारी बेहतरीन मिलेगी। तो क्या है बैंकिंग सिस्टम, देखते हैं। भारत में बैंकिंग व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान, सबसे ऊंचा स्थान आरबीआई का रहा है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका पूरा नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत कलकत्ता में की गई थी। तो आरबीआई की स्थापना कलकत्ता में प्रारंभिक अवस्था में हुई, वर्तमान में जिसको कोलकाता भी कहते हैं। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी और इसी आधार पर आरबीआई की नींव रखी गई थी। हिल्टन यंग इसके अध्यक्ष थे इस आयोग के, और उनके आयोग की स्थापना की गई थी। उन्हीं के सिफारिश पे ये आरबीआई की स्थापना की गई थी। परंतु 1937 में इसे अस्थायी कर दिया गया और ऑफिस को लेकर बॉम्बे चला गया। तो आज भी बॉम्बे ही है, जिसको मुंबई कहा जाता है, अब स्थानांतरित कर दिया गया है। आज़ादी के उपरांत 1 जून 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और यह भारत सरकार के अधीन काम करने लगी। आरबीआई आरबीआई में कौन कौन होता है? आरबीआई का नेतृत्व एक गवर्नर करते हैं। इसमें एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है। प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ थे प्रथम गवर्नर। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। ठीक है। वर्तमान समय में भारतीय गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। तो ये आपको जानना चाहिए। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। तो एक गवर्नर हुए और 4 डिप्टी गवर्नर, तो 5 लोग आरबीआई में मुख्य कार्यकारी की भूमिका निभाते हैं। ठीक है। आरबीआई की जिम्मेदारियों की बात करते हैं कि आरबीआई करता क्या है, आरबीआई के क्या कार्य सौंपे गए हैं। तो इसके कार्यों को 2 प्रारूपों में हम वर्गीकृत करते हैं। 2 प्रारूपों में वर्गीकृत करते हैं। एक है गैर पारंपरिक जिम्मेदारी और दूसरा है पारंपरिक जिम्मेदारी। ये परंपरा रही है। और गैर पारंपरिक मतलब ऐसा है नहीं, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है तो इस उपकरण का इस्तेमाल कर लेती है।
इस उपकरण का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो गैर पारंपरिक जिम्मेदारियां क्या आरबीआई की है? इसको कार्य भी कह सकते हैं, जिम्मेदारी का मतलब कार्य भी कह सकते हैं कि आरबीआई के क्या कार्य है, तो इसको कार्य भी आप कह लेंगे। और इसको जैसे हूबहू मैं पढ़ा रहा हूँ या हूबहू इसमें दिया गया है उसको आप ध्यान रखेंगे। एक शब्द आप छोड़ेंगे तो सवाल इधर के इधर हो जाएंगे, तो आपको ध्यान से देखना होगा इसको। तो पहले में गैर पारंपरिक जिम्मेदारियां हैं। गैर पारंपरिक जिम्मेदारियां क्या होती है? गैर पारंपरिक जिम्मेदारियां अस्थायी होती है, मतलब ये जरूरत पड़ता है भारत सरकार को तो इसका इस्तेमाल करती है आरबीआई के थ्रू, एवं इनके पूरा हो जाने के उपरांत यह खत्म हो जाती है। आरबीआई के काम होते हैं और वो तुरंत कुछ समय के लिए अगर काम शुरू हुआ और कुछ समय में ख़त्म हो गया तो ये गैर पारंपरिक कहा जाएगा। अगर वित्तीय समावेशन की बात आई तो ये गैर पारंपरिक जिम्मेदारियां कहा जाएगा आरबीआई का। उसी तरीके का एक है कि विमुद्रीकरण हुआ, पैसा आरबीआई के पास गया तो सारे पैसा को फिर से रखना और फिर से नए नोट जारी करना, ये आरबीआई की गैर पारंपरिक जिम्मेदारियां थी जिसको पूरा करना जरूरी था। अब इससे भिन्न देखते हैं पारंपरिक जिम्मेदारियां क्या होती है। पारंपरिक जिम्मेदारियां अस्थायी होती है, अस्थायी होगी, एकदम सुटेबल होगी कि ये करना ही करना है आरबीआई को, और निरंतर काम चलेगा उस पे, निरंतर और अस्थायी होती है जो पारंपरिक जिम्मेदारियां होती है। तो आरबीआई की पारंपरिक जिम्मेदारियों को निम्नलिखित तरीकों से दर्शाया जा सकता है, और बहुत से तरीके हैं जो आरबीआई को करना ही करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे काम हैं, अगर वो नहीं करेगी तो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, कोई दूसरे बैंक नहीं कर सकते, भारत सरकार भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसको ये जिम्मेदारियां आरबीआई के 1934 के अधिनियम के तहत उसको सौंपी गई है। तो आरबीआई को वो काम करने ही पड़ेंगे। पहला काम क्या करती है? आरबीआई का पहला काम है, यह आरबीआई भारत सरकार के लिए एवं राज्य सरकारों के लिए बैंक की भूमिका निभाती है। पहला काम हुआ कि आरबीआई ही भारत सरकार को या राज्य सरकार को लोन देगी या अधिशेष पैसा रहेगा इनके पास तो वो आरबीआई के पास ही रखेंगे। अर्थात यह सरकारें अपने अधिशेष को आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रारंभिक जिम्मेदारियां हैं कि केंद्र सरकार को, आरबीआई केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ऋण प्रदान करती है, अधिशेष का जमा रखती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और एक फैक्ट यह है कि वर्तमान समय में सिक्किम को छोड़कर आरबीआई के सभी राज्यों को बैंकिंग सेवा प्रदान करती है। तो सिक्किम राज्य में आरबीआई सेवाएं प्रदान नहीं करती है, और भारत के जो भी केंद्र शासित राज्य हैं उनमें सेवाएं प्रदान करती है, बस सिक्किम में आरबीआई सेवाएं प्रदान नहीं करती है। ये आरबीआई की पहला जिम्मेदारी हुई जो पारंपरिक तरीके की है। अब दूसरी जिम्मेदारी क्या हुई ये देखते हैं।
आरबीआई बैंकों के लिए भी बैंक का कार्य करती है। यदि किसी बैंक को पैसा की जरूरत पड़ी तो बैंक पैसा देगा, आरबीआई पैसा देगी। यदि आरबीआई को जरूरत पड़ी तो आरबीआई बैंकों से पैसा लेगा। तो सीआरआर, एसएलआर, कैश रिजर्व, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट यहां काम करने लगेंगे। आरबीआई बैंकों के लिए भी बैंक का कार्य करती है। जब बैंक को जरूरत पड़ती है पैसा का तो रेपो रेट पर ब्याज लेते हैं आरबीआई से, तो बैंक के लिए काम करने लगी। अर्थात यदि बैंकों के पास अधिशेष हो, यदि बैंक के पास अधिक पैसा है तो आरबीआई के पास जमा रख सकते हैं। और जमा रखने का एक तरीका भी और भी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर, और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर वे आरबीआई से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अतः कह सकते हैं कि आरबीआई बैंकों के लिए भी बैंक का कार्य करती है। तीसरा क्या है कि आरबीआई भारत में बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करती है। तीसरा कार्य है कि आरबीआई ही पूरी बैंकिंग व्यवस्था को कंट्रोल करेगी। वहीं बैंकों के लिए आरबीआई ही बैंकों के लिए लाइसेंस जारी करेगी, बैंकों को रजिस्टर करेगी, नीतियों को निर्धारित करेगी। जो एमपीसी तय किया जाता है, मौद्रिक नीति समिति, यही तो काम करती है। अर्थात भारत में एक अनुसूचित बैंक की स्थापना आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करके ही होती है। ये सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको ध्यान रखिएगा। आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करके ही एक अनुसूचित बैंक की स्थापना हो सकेगी, अन्यथा नहीं होगी। एवं आरबीआई बैंकों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर सकती है। इस बैंक के लिए इतना बेस रेट होना चाहिए, इस बैंक के लिए इतना एमसीएलआर होना चाहिए। ये सारी बातें आरबीआई ही डिसाइड कर देगी। अतः भारतीय बैंकों के लिए नई शाखा खोलने के लिए आरबीआई से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अब दूसरी बात यह है कि एक बार अगर कोई भारतीय बैंक को लाइसेंस आरबीआई जारी कर दी, तब उसे अन्य शाखा खोलने के लिए उसे लाइसेंस फिर से जारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर कोई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक अगर एक बार लाइसेंस ले लिया, ठीक है, तो अगर शाखा खोलना चाहेगा तो कहीं भी भारत में कहीं भी खोल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खोल सकता है शाखा, शहरी क्षेत्रों में खोल सकता है, ऐसा कर सकता है। परंतु विदेशी बैंकों के लिए आज भी शाखा खोलने के लिए आरबीआई से अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो विदेशी बैंक है उनको भारत में शाखा खोलने के लिए आरबीआई से, माने एक बार तो उन्होंने अपने बैंक की स्थापना कर दी, यहां विदेशी बैंक ने यहां स्थापना कर दी, लेकिन अन्य शाखा खोलेंगे, अनुमति ले ली, शाखा खुल गया फिर से, लेकिन दूसरी जगह अगर खोलना चाहेंगे तो उसे अनुमति लेनी पड़ेगी आरबीआई से, तभी वो शाखा खोल पाएंगे, तब होगा। अभी इसमें हमने पारंपरिक जिम्मेदारियों में, या कहेंगे कि आरबीआई के पारंपरिक जो कार्य हैं उसमें हमने 3 देखे, और भी इसके कार्य हैं जो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और भी इसके कार्य हैं।
तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।